चलिए सबसे पहले अपनी कुंडली खोलिए और मुझे बताइए आपकी कुंडली में किस भाव में राहु बैठे हैं। आपकी कुंडली के जिस भाव में राहु बैठे हों आपको उससे 6 घर आगे जाना है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के लग्न में राहु बैठे हैं, मान लीजिए किसी की भी इंसान की कुंडली के लग्न में राहु बैठे हैं, तो इसको गिनते हुए 1 2 3 4 5 6। अब जो भी राहु से छठवां भाव मिल रहा है वहां पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा 1 से लेके 12 तक, उस नंबर को नोट कर लीजिए और ये याद रखिएगा कि जो नंबर आपको राहु से छठवें भाव में मिला है उस नंबर जो राशि लिखी है उस राशि का लॉर्ड कौन है उसे भी एक जगह नोट कर लीजिए। बस आप देखिएगा आपकी कुंडली में राहु से जो भी छठवां भाव है वो आपको आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, अच्छा या बुरा वो अलग बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी लाइफ की काफी कुछ परेशानियां आपको उस छठे भाव में मिल जाएंगी और उन परेशानियों से बचने का तरीका भी वो छठा भाव आपको बताएगा। अब नेक्स्ट चीज जो ये है वो ये कि आप मुझसे पूछिए। आपको मुझसे ये पूछना है कि भैया कोई भी ऐरा गैरा आएगा यूट्यूब में वीडियो बनाएगा, कहेगा कि राहु को देखो, राहु से 6 घर आगे चले जाओ, ये होगा वो होगा, हम क्यों माने? आपको मुझसे यही पूछना है कि हम माने क्यों। लॉजिकली समझाओ हमें कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, उसका बेस क्या है। जब आप मुझसे ये पूछेंगे तब मैं आपको रिवर्ट करूंगा, यानी तब मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या आपने कभी पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि भाव प्रभाव के बारे में पढ़ा, देखा, सुना या सोचा है? अब मुझे पता है 80% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि YouTube में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं पड़ा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि आपसे पहले मैंने सर्च किया था। एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है मुझसे ढूंढने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन इस टॉपिक को मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने कवर नहीं किया है। दूसरी चीज एक है कि मैं ये भी जानता हूं कि मेरे जो डेली व्यूअर्स हैं उनमें से 90% लोग तो देखिए व्यूअर्स हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन जो 10% व्यूअर्स हैं मैंने शुरुआत से ये बात गौर की है कि वो सीरियस होकर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। क्योंकि उनके कमेंट आए या ना आए लेकिन उनके डेली व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, अगर उनको कोई टॉपिक में डाउट होता है उनके मेल आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, और अब क्योंकि उनसे इतना अच्छा बॉन्ड हो गया है कि जब भी मेरे पास समय होता है तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैं भी पूरी कोशिश करता हूं। और मैंने ये बात गौर किया कि कोई भी टॉपिक जब जो भी अटपटा टॉपिक होता है या कोई भी ऐसी चीज जो मैं ज्योतिष में सिखाता हूं उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं वो 10% व्यूअर्स ही पूछते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जो 10% लोग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं उन्होंने इसके बारे में जरूर देखा, पढ़ा, सुना या सोचा तो जरूर होगा, उनके दिमाग में ये टॉपिक होगा। तो क्या है ये पाप कर्तरी पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि भाव प्रभाव? क्या है ये? पहले तो आप ये समझिए पार्श्वगामिनी दृष्टि का मतलब क्या होता है। हम लोगों के वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि कोई भी ग्रह के पास जो दृष्टियां होती हैं उस दृष्टि से इतर भी वो कहीं देख लेता है। जैसे गुरु के पास 5 7 9 दृष्टि होती है तो हमें यह माना जाता है कि पार्श्वगामिनी का मतलब है कि गुरु 5 7 9 के अलावा भी भावों को देख लेते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है ना इसको एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, या यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। इसीलिए आप गौर करिएगा पार्श्वगामिनी के बारे में आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। पार्श्वगामिनी दृष्टि आपको कुछ स्पेशल बुक्स में ही उसका वर्णन मिलता है। तो आप गौर करिएगा कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव को देखता है, जैसे राहु जो है वो जहां बैठता है वहां से 5 7 9 देखता है, केतु जहां बैठता है वहां से 5 7 9 देखता है, इसी तरह गुरु भी 5 7 9 देखते हैं। अब प्लीज वो टॉपिक मत शुरू कर दीजिएगा कि राहु अंधा होता है, केतु अंधा होता है, इसके पास दृष्टि नहीं होती, उसके पास नहीं होती। अगर हम उसके बारे में बात करने लगेंगे तो अपना जो मूल टॉपिक है इससे हम भटक जाएंगे। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि राहु केतु और गुरु इनके पास सेम पैटर्न होता है दृष्टि का। मैंने कहा पैटर्न सेम होता है, मैंने ये नहीं कहा कि प्रभाव एक जैसा होता है, लेकिन पैटर्न एक जैसा होता है। अब गौर करिए, अगर किसी इंसान की कुंडली में राहु लग्न में बैठा है, हम एक उदाहरण मान लेते हैं, किसी इंसान की कुंडली के लग्न में बैठा है या दूसरे में बैठा है या तीसरे में या चौथे में बैठा है, मैं कहता हूं चलिए किसी इंसान की कुंडली के चौथे में राहु बैठा है, यहां से बैठ के राहु की पहली 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5। इसके बाद राहु की 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7। अब गौर करिए राहु की 5वीं और 7वीं दृष्टि के बीच में ये जो दो भाव हैं इसके बीच में कौन सा भाव है जो फंस रहा है? 5वीं दृष्टि इसमें पड़ रही है, 7वीं इसमें पड़ रही है, तो कौन सा भाव है जो बीच में फंस रहा है? 9वां भाव। अब आप गौर करिएगा कि जिनकी कुंडली के चौथे भाव में राहु है, और ईश्वर न करे, भगवान न करे, लेकिन अगर उनकी कुंडली का 9वां भाव थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो आप ऐसे लोगों के मुंह से एक बात जरूर सुनेंगे कि हमारा भाग्य जो है ना वो बिल्कुल हमारे खिलाफ खड़ा रहता है। आपको केवल मतलब गिने चुने ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चौथे का राहु भाग्य की तारीफ कर रहा हो, वो भी वही लोग होंगे जिनका भाग्य गुरु और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। तो अब आप समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको मुझसे पूछना है वो ये कि तुम कह रहे हो कि राहु जहां देखता है 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में एक भाव फंसता है, छठवां भाव,
यही रीजन है कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि राहु जहां बैठा हो उससे 6 घर आगे चले जाइए। तो आपको मुझसे ये पूछना है कि भैया जिस तरह ये तुम कह रहे हो छठवां भाव फंस रहा है, इसी तरह राहु की 7वीं और 9वीं दृष्टि के बीच में भी एक भाव फंस रहा है, 8वां भाव। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो टॉपिक इससे अलग है। ये राहु की जो 5वीं और 7वीं दृष्टि है ये इनिशिएटिव दृष्टि है, इनिशिएटिव एक्सपेक्ट है। इसके बीच में जो भाव फंसेगा उसका प्रभाव अलग होगा। 7वीं और 9वीं के बीच में जो 8वां भाव फंसेगा यानी 8 नंबर जहां जुड़ जाएगा उसका प्रभाव अलग होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है या आप कहते हैं कमेंट में तो मैं वाला टॉपिक भी आपके सामने वीडियो बनाकर ले आऊंगा। लेकिन अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैं आपको हर एक भाव में बता रहा हूं और आप अब इसको रिलेट करिएगा खुद से या जिनको आप जानते हैं उनकी कुंडली में। हर इंसान की कुंडली में जहां पर भी राहु बैठा है उससे 6वां भाव आपको देख लेना है, उसकी राशि जो है वो नोट कर लेनी है। अब देखिए ये भाव आपको प्रभावित कैसे करता है। सबसे पहले अगर किसी इंसान की कुंडली के लग्न में राहु बैठा है तो राहु से 6वां भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6वां भाव की बात हम क्यों कर रहे हैं? पार्श्वगामिनी दृष्टि, पाप कर्तरी पार्श्वगामी। पाप कर्तरी का मतलब राहु इसे भी देख रहा है और इसे भी देख रहा है, तो बीच में इस भाव को फंसा देगा। इसको देख रहा है 5वीं दृष्टि से, इसे देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो इस भाव को फंसा देगा। अब गौर करिएगा, किसी इंसान के लग्न में राहु बैठा हो तो वो जब किसी पंडित जी के पास जाएगा कुंडली देके तो क्या कहेगा कि पंडित जी अगर देखिए उसकी कुंडली का 6वां भाव बहुत अच्छा है तब तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु 6वें भाव को बहुत अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा, मतलब इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। मैं बात तब की कर रहा हूं जब इंसान का 6वां भाव भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में ना हो। अब देखिए उसके जीवन में परेशानी कैसे आती है और वो उससे बच कैसे सकता है। लग्न में राहु बैठा होगा, पंडित जी के पास गए कुंडली लेके और पंडित जी से बोला कि पंडित जी हमको हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं या होते हैं। कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं होता लेकिन हम स्वास्थ्य से थोड़ा परेशान रहते हैं। तो पंडित जी कहेंगे हाँ क्योंकि तुम्हारे लग्न में राहु बैठा है। फिर वो कहेगा पंडित जी हमको फाइनेंस की बहुत दिक्कत रहती है, कई बार तो ऐसा होता है दूसरों से पैसा लेना पड़ता है, अगर पैसा ले लेते हैं वापस नहीं कर पाते या फाइनेंशियल क्राइसिस बनी रहती है। पंडित जी कहेंगे बिल्कुल क्योंकि तुम्हारे लग्न में राहु बैठा है। फिर वो कहेगा पंडित जी मैं दुश्मनों को ढूंढने नहीं जाता हूं, दुश्मन मुझे ढूंढ लेते हैं, लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, मेरे गुप्त शत्रु हैं, यानी मेरे सामने कुछ और मेरे पीठ पीछे कुछ और बुराई करते हैं पीठ पीछे। पंडित जी कहेंगे बिल्कुल क्योंकि तुम्हारे लग्न में राहु बैठा है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, काफी हद तक वो पंडित जी भी सही कह रहे हैं, लेकिन आप गौर करेंगे कि उस इंसान को जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो सीधे सीधे 6वें भाव से कोरिलेट कर रही हैं। और पंडित जी ये देखना भूल गए कि उसके 6ठे भाव की स्थिति क्या है जो कि राहु के पाप कर्तरी के बीच में आ रही है। अब क्योंकि लग्न में राहु बैठा है तो सीधी सी बात है असमंजस की स्थिति ले आएगा, कंफ्यूज कर देगा, कई बार आपको हेडेक ले आएगा, आपको हेल्थ इश्यूज देने लगेगा, सही डिसीजन नहीं लेने देगा। वो सब कुछ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें 6ठे भाव से जो भी नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। और पंडित जी अगर नहीं समझ पाएंगे तो पंडित जी कहेंगे ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा राहु खराब है। अगर इस राहु को ठीक करने के साथ साथ 6ठे भाव को ठीक कर दिया जाए या जो नैसर्गिक ग्रह का घर है ये बुध, उसको ठीक कर दिया जाए, आप देखेंगे कि 50 to 70% परेशानियां इंस्टेंट कम होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो अगर ऐसी स्थिति है आपके साथ भी, आपके किसी परिचय वाले के साथ भी, तो उससे कहिए कि 6ठे भाव का जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है, मतलब जिसका ये घर है बुध का, उसका उपाय करना शुरू कर दें और अपनी कुंडली में 6ठे भाव के लॉर्ड को देख लें उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि 6ठे भाव का लॉर्ड है तो सीधी सी बात है जरूरी नहीं है कि कारक ही हो सकता है कि वो उसके लग्न में अकारक हो। तो किसी को अपनी चार्ट दिखाकर या अगर खुद सीख रहे हैं तो इतना समझकर जो भी उसके उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय कर लें। और जैसे गणेश अथर्वशीर्ष हो गया या गणेश संकटनाशक स्तोत्र हो गया, गणेश जी के बीज मंत्र हो गए या गायत्री मंत्र हो गया, इसका जाप शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अब गौर करिएगा जिनकी कुंडली के 2nd हाउस में राहु बैठा होता है, 2nd हाउस से 6ठा घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये है 6ठा घर। हो क्यों रहा है? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 8म भाव में। 8म और 6ठे के बीच में कौन सा भाव फंस रहा है? ये फंस रहा है। ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पाप कर्तरी पार्श्वगामिनी दृष्टि भाव प्रभाव, ये शुभ कर्तरी भी हो सकता है। जब गुरु का वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिएगा जिनके 2nd हाउस में राहु बैठा होता है 7। अब आप गौर करिएगा जिनकी कुंडली के 2nd हाउस में राहु होता है, ऐसे लोगों को कई बार अपने बिजनेस में बहुत लॉस होता है या उनका बिजनेस चल नहीं पाता या वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, आइडिया सिर्फ उनके दिमाग में रहता है, वो उसको इनिशिएटिव नहीं ले पाते, उसको शुरू नहीं कर पाते। तो आप गौर करिएगा कि जिनके 2nd हाउस में राहु होता है, ये ऐसे लोग सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो उनको बिजनेस की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ट्रैवल वगैरह करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके लाइफ पार्टनर की तबीयत ठीक ना रहती हो या लाइफ पार्टनर से उनकी ठीक ना बनती हो, मैरिड लाइफ में बहुत खराब स्थिति हो। कायदे से देखा जाए तो 2nd हाउस में बैठा राहु 7म भाव से तो कोई संबंध नहीं बना रहा ना, तो फिर मैरिड लाइफ क्यों खराब चल रही है या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में क्यों इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि राहु जो है वो इस भाव को पूरी तरह ब्लॉक कर रहा है। ये भाव जो 7th हाउस होता है ना, ये सेंटर पार्ट होता है हमारी कुंडली का।
इसीलिए आप गौर करिएगा कि राहु अगर यहां पर बिगड़ कर बैठ जाए और ईश्वर न करे अगर 7th हाउस का लॉर्ड भी बिगड़ जाए, तब तो अपनी मैरिड लाइफ तबाह मानिए, अपने बिजनेस को लॉस में मानिए, पैसे की तंगी मानिए, प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको इन्वेस्ट करने में दिक्कत होगी या आप खरीद नहीं पाएंगे। और यही रीजन है कि 2nd हाउस में बैठे राहु वाला इंसान आपको एक चीज कहता हुआ नजर आएगा, अगर वो बिजनेस करता है, अटेंडम लॉस हो जाना या बिजनेस न चल पाना या बिजनेस में ग्रोथ न मिलना, लाइफ पार्टनर के साथ अनबन होना या लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम होना, साझेदारी, जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसमें पार्टनर्स के बीच में अपना रुतबा न बना पाना या पार्टनर्स द्वारा ठगे जाना, इसकी स्थिति कई बार 2nd हाउस का राहु देता है। कायदे से अगर देखा जाए तो 2nd हाउस का 7th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, राहु का खास तौर पे, क्योंकि राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन वो इस भाव को ब्लॉक कर रहा है। अब आपकी कुंडली में अगर शुक्र और 7th हाउस का लॉर्ड इन दोनों की स्थिति ठीक हुई, तब काफी हद तक ये आपको, अगर आपके लग्न में कारक हुआ, सुन लीजिए पूरी बात, अगर आपके लग्न में कारक हुआ और यहां पर स्थिति ठीक हुई तो स्थितियां आपको बिल्कुल उलट दिखाई देंगी। यहां पर आपको काफी हद तक अपनी किस्मत से चीजों आपको अचीव होते हुए दिख जाएंगी। ठीक कैसे करना है? 7th हाउस जो होता है ये शुक्र का प्रॉपर घर होता है और 2nd हाउस देखा जाए ये भी शुक्र का प्रॉपर घर होता है। तो आप पूरे उपाय शुक्र के करना शुरू कर दीजिए। देखिए, हर इंसान एक देव आराधना करता है और एक शक्ति की आराधना करता है। पहले आप शक्ति चुन लीजिए कि आप कौन से देवी जी की पूजा करते हैं। अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा। नहीं करते तो चुन लीजिए या अपना आप पूछ लीजिए अपने घर में जो भी आपके परिवार के लोग पूजा करते चले आ रहे हो, उन देवी जी को, उन शक्ति को आप पकड़ लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, कभी भी अपनी लाइफ में 2nd हाउस में राहु हो और 8th हाउस में राहु हो, कभी भी स्त्रियों का, जो भी फीमेल्स होती है उनका अपमान न कीजिए। उनकी 4 बातें सुन लीजिए, चुप हो जाइए, लेकिन खुद कुछ मत बोलिए। हमेशा लेडीज का जो है सम्मान करिए, साफ सुथरे रहिए और जो भी शुक्र के उपाय होते हैं, देवी जी शक्ति की आराधना जो होती है उसे आप ढूंढ लीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कई बार ये चीजें बताई हैं, उनके उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाएगी, आपकी हेल्थ इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, फालतू की अड़चने जो आपके जीवन में आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। 3rd हाउस में अगर किसी के राहु बैठा हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अष्टम भाव बन रहा है, छठा भाव। क्यों? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम में और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है नवम में। 7 और 9 के बीच में कौन सा भाव पड़ रहा है? 8वां भाव। अब आपने देखा होगा जिन लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा होता है, ऐसे लोगों को बहुत वो बोला जाता है पराक्रमी, क्योंकि मतलब बहुत मेहनती होते हैं, आउटडोर के बहुत सारे काम कर लेते हैं, एक साथ कई सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत जो है स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट गलत शब्द हो जाएगा, चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। जैसे अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई परेशानी आ गई तो उसको लेकर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चल रहा है। कोई हेल्थ इशू हो गया, हाँ चलो ठीक है, तबीयत खराब थी, दवा खा लूंगा, ठीक हो जाएगा। कोई परेशानी आ गई, हाँ चलो ठीक है, आ तो गई है परेशानी, इनसे लड़ना ही है। इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है, बहुत हिम्मत होती है। लेकिन आपने गौर किया है, जिन जिन लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं। मतलब अचानक से ऐसी परेशानी सामने आके खड़ी हो जाएगी जो उस बेचारे ने सपने में भी नहीं सोची होगी, लेकिन लड़ना उसी को पड़ेगा और उसको कहीं से मदद नहीं मिलेगी, खास तौर पे उसके भाग्य से। तीसरे भाव में बैठा राहु भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देता। आप 100 लोगों की कुंडली उठाइए जिनके कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा हो, तो 100 में से आपको मुश्किल से 3-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भैया हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, खूब सपोर्ट मिल रहा है। आपको 95 से 97 लोग ये कहते हुए दिखाई देंगे कि भैया भाग्य के भरोसे हमको बैठना ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा भाग्य साथ नहीं देगा। तो जब तीसरे भाव में राहु बैठा है तो इंसान मेहनती है, पराक्रमी है, सब चीजें हैंडल करना जानता है, उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, लोगों से बातचीत कर लेता है, उसका फ्रेंड सर्किल या कम्युनिकेशन सर्किल बहुत अच्छा है, आउटिंग के काम जो होते हैं यानी फील्ड वर्क जो होता है बहुत अच्छे से जानता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता है, लीड कर सकता है। फिर भी इसके बावजूद आप देखिएगा वो आपको दर दर की ठोकरें खाता या ये कह लीजिए कि जबरदस्त मेहनत करता, संघर्ष करता ही मिलेगा अपनी लाइफ में। फ्लक्चुएशंस का मतलब ये होता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अब लाइफ एक ठर्रे पे आ जाए कि आराम से चले, वो चीज उसकी लाइफ में उसको नहीं मिल पाती। इसके अलावा उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसको वो नजरअंदाज करता है, फाइनेंशियल इशू होते हैं जिसको भी वो नजरअंदाज करता है, उसकी लाइफ में बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने जाके नहीं रोता, अकेले में खुद को समझा लेता है और ये मान के चलता है कि यही मेरा किस्मत है, यही मेरी नियति है और मैं इससे लड़ता रहूंगा। तो भीख नहीं मांगेगा किसी से, लड़ता रहेगा। लेकिन अगर वो एट अ टाइम अपनी कुंडली के 8th हाउस को ठीक कर ले, और जब भी बात 8th हाउस के ठीक होने की आती है, मैंने हमेशा कहा है बहुत सोच समझ के इस भाव को ठीक करिएगा। आजकल जो ये फालतू की चीजें चल रही है ना इंटरनेट में कि 8th हाउस में जो लॉर्ड बैठा हो उसके मंत्र जपने लगो, 8th हाउस को जागृत कर लो, भूल के भी ये गलती मत करिएगा। ये ऐसा भाव होता है ना, ये अच्छों की समझ में नहीं आता। अगर ये एक बार जागृत हो गया या जागृत होने की पोजीशन में आ गया, आप इसकी एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, फिर ना तो आप चीजें ठीक कर पाएंगे और ना आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अष्टम भाव क्योंकि मंगल का प्रॉपर अपना घर होता है, और अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे स्ट्रांग हो जाएं तो वो यहाँ के नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर देते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों। यहाँ के वो नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर देते हैं, आपकी लाइफ को स्थिर कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और दूसरे शनि को धीमा चलने वाला लेकिन सबसे ज्यादा देने वाला प्लैनेट कहा जाता है।
बिल्कुल अपोजिट, शनि को जो दुख का कारक कहा जाता है, लेकिन जब सुख देते हैं तो फिर ऐसा देते हैं जो एक्चुअल रूप में सुख होता है। ये शुक्र वाला सुख नहीं कि पैसा जेब में आ गया तो सुख, पैसा जेब से गया तो दुख, ये वाला नहीं, वो प्रॉपर वाला सुख देते हैं। तो 2-3 चीजें कर लीजिए। एक, अपनी कुंडली में शनि को देख लीजिए, कारक है तो अच्छे से उपाय कर लीजिए। गुरु के उपाय के लिए मैंने एक चीज हमेशा से बताई है, आज भी वही कह रहा हूं, विष्णु सहस्त्र नाम। इससे अच्छा उपाय नहीं है कोई दूसरा, करके देख लीजिए, पहले दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु है तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपके राहु आपके लग्न में कारक हैं या कारक नहीं। चौथे भाव में अगर किसी के राहु बैठे हो तो जैसा मैंने आपसे बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे छठवां भाव हो जाएगा आपका भाग्य भाव। यही रीजन है, चौथे भाव में राहु बैठेगा तो मानसिक अशांति दे देगा, परिवार में कलह दे देगा, और परिवार वालों से अब जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए घर में, कुटुंब यानी परिवार में, वो नहीं मिलती। मतलब इंसान सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी उसके आसपास के लोग, या ये कह लीजिए कि उसके जो दोस्त हैं या उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, वो भी उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या यूं कह लीजिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो उसकी ये प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से मानसिक अशांत हो गया, बोले या ना बोले किसी से लेकिन मानसिक अशांत हो गया। और तीसरा सबसे बड़ी चीज होगी भाग्य का साथ ना मिलना। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठे इजीली यूज हो जाते हैं। इनको दूसरे लोग यूज करके इनके कंधे में पैर रख के ऊपर चले जाते हैं और ये वहीं खड़े रह जाते हैं। इनको भाग्य का सपोर्ट उतना ही मिलता है जितना कह लीजिए कि मतलब ना के बराबर, मतलब नहीं ही मिलता, ऐसा मान के चलिए। गिने चुने कुछ लोग होंगे जिनकी कुंडली में 9th हाउस में, अगर 4th हाउस में राहु है तो 9th का सपोर्ट मिले। अब अगर ऐसी स्थिति है तो फौरन पहले अपने 9th हाउस को अच्छे से देख लीजिए कि आपके 9th हाउस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई बहुत अच्छा प्लेनेट बैठा हो, गुरु की दृष्टि हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है। चौथे का राहु मटेरियलिस्टिक चीजें देने के लिए जाना जाता है, कारक हो जाए, शुभ स्थिति में हो जाए तो मटेरियलिस्टिक चीजें दे देता है। लेकिन अगर खराब हो जाए, और ईश्वर न करे 9th हाउस भी खराब हो जाए, तो ये मान के चलिए सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन 70 to 80% जिंदगी जो होती है ना, जीवन, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कभी निराधार हो गया। वैसे भी ऐसे इंसान को फिर घर से भागने का मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाया जाए, शांति से जाके कहीं बैठा जाए। तो ये स्थिति थोड़ा देखने के लिए आ जाती है। 9th हाउस को मजबूत करना है, देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करना है, खुश करना है, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी की आराधना। मैं देखिए, कई लोग मुझसे ये कहते हैं आप विष्णु सहस्त्र नाम में इतना जोर क्यों देते हैं, इतना दबाव क्यों बनाते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र। मैंने इसके देखे हैं रिजल्ट, खुद भी करके और दूसरों को भी करके, इसलिए मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूं कि आप एक बार करके देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि विष्णु सहस्त्र नाम को मैं कोई बहुत बड़ा उपाय मानता हूं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं इसको बहुत बड़ा उपाय मानता हूं। मैं मानता हूं कि इसके आगे फिर कोई दूसरा उपाय इसके बराबर का नहीं है। यही रीजन है कि मैं आपको बृहस्पति के लिए, या अगर कोई भी 3-4 ग्रह एक साथ खराब हो जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम की मैं आपको सलाह देता हूं। एक बार आप खुद करिए, आप खुद दूसरों को ये कहते हुए नजर आएंगे कि भैया तुम भी करो, इससे बहुत सारी चीजें से ठीक होती हैं, पूरा जीवन इससे अच्छा हो जाता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम एक चीज पकड़ लीजिए, और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अगर आपके आसपास हो तो वहां चले जाया करिए। जो अष्टम भाव के लिए मैंने आपसे बताया था ना, अगर राहु आपके तीसरे में बैठा हो तो भी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है। जिनकी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठे हो तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी नवम में, 7वीं पड़ेगी एकादश में, बीच में फंसेगा दशम भाव। पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो ऐसा इंसान धोखा देने वाला भी होता है, धोखा खाने वाला भी होता है। डिपेंड करता है राहु की स्थिति। अच्छी स्थिति हुई तो धोखा देने वाला होगा, खराब स्थिति हुई तो धोखा खाने वाला होगा, और मल्टीपल होगा। मतलब धोखा देगा भी तो मल्टीपल लोगों को दे देगा, और जब धोखा खाएगा तो भी मल्टीपल लोगों से धोखा खाएगा। हेल्थ में इश्यूज होंगे, और जहां पर ये जाएगा कि मैं जाऊं यहां से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, वहीं पे अपना नुकसान करा के आएगा। दशम भाव में राहु, जो ये छठवां भाव दशम भाव पड़ रहा है, जो इसके पाप कर्तरी दृष्टि के बीच में फंस रहा है, आप देखेंगे कि ऐसा इंसान चाहे जितना टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, उसके अंदर खूब कार्य करने की क्षमता हो, उसकी बहुत इंटेलिजेंट हो, या बहुत अच्छा काम करने की योग्यता हो, फिर भी उसको समाज में या सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कई बार ऐसा इंसान जिनके 5th हाउस में राहु है, ऐसे लोग फेमस नहीं होते, नटोरियस हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोगों के बारे में लोगों को जो मालूम चलता है वो अच्छी चीजें नहीं, कुछ खराब चीजें पता चलती हैं। तो 5th हाउस में जब राहु बैठता है, मेक श्योर कि ये राहु आपके लग्न में कारक हो, और सेकंड चीज आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि 10th हाउस के कारक ग्रह जो होते हैं वो शनि होते हैं, एक शनि, एक मंगल और एक सूर्य। तो आप तीनों ग्रहों की बैक टू बैक स्थिति देख लीजिए। अगर तीनों ग्रह आपकी कुंडली में ठीक हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो फौरन अपनी कुंडली के 5th हाउस के राहु को ठीक करिए। 5th हाउस में राहु का बैठना आपके पुनर्जन्म की कुछ चीजों को दिखाता है। मेक श्योर कि राहु यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि अगर खराब स्थिति में हुए देन ये बात कंफर्म है कि आप बहुत सारा कर्ज लेके आए हैं जो आपको इस जन्म में चुकता करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि पंचम भाव का राहु इंसान को मल्टी टैलेंटेड बना देता है, बहुत इंटेलिजेंट बना देता है, किसी भी टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने वाला बना देता है, हाजिर जवाब बना देता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा दे देता है, शॉर्टकट से पैसा कमाने वाला बना देता है। शर्त बस इतनी है कि उसकी स्थिति यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति उसकी खराब हुई तो वो एक साथ इन दोनों घरों को क्या कर देगा, खराब कर देगा।
अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है देन शनि, मंगल और सूर्य, इन तीनों की स्थितियों को देख लीजिए। सूर्य को अर्घ देने से ये जो दशम भाव में राहु के मतलब छठवां भाव पड़ रहा है, जो राहु के पाप मध्यत्व वाला भाव पड़ रहा है, इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, खराब रिजल्ट होते हैं, वो कम हो जाते हैं। छठे भाव में राहु को कारक कहा जाता है, लेकिन गौर करिएगा 1 2 3 4 5 6, जब भी छठे भाव में राहु होगा तो आप देखिएगा लोग कह देंगे शत्रुहंता है, ये तो कुछ भी कर सकता है, या इसके पास तो बहुत कुछ होगा, ये अरबपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। ये भाव फंस रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 11th हाउस, अर्निंग की प्रॉब्लम यहां पर राहु आपको दे देता है। अगर आपके 11th हाउस का लॉर्ड कमजोर हो जाए तब तो फिर कहना ही नहीं है, ये आपको फाइनेंशियली बहुत परेशान कर देगा। अब क्योंकि खुद छठे में बैठा है, जब अच्छा होता है तो दुश्मनों के ऊपर हावी कर देता है, आपको कर्जे चुकता करवा देता है, बीमारियां नहीं लगने देता, और जब खराब होता है तो दोनों साइड से आपको लपेट लेगा। एक तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज देने लगेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस दे देगा, और जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है वही पीठ पीछे बुराई करने लगेंगे या आपको परेशान करने लगेंगे। और दूसरी चीज, आपकी इनकम को करने लगेगा ब्लॉक। आप इनकम के लिए जितने रास्ते खोजेंगे, हो सकता है ये उतने ही रास्तों को क्या करने लगे, ब्लॉक करने लगे। इस भाव की स्थिति अगर अच्छी हुई तो नो डाउट ये आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खोल देगा। यानी जहां से आपने सोचा था पैसा आएगा, वहां से तो आएगा ही, जहां से आपने नहीं सोचा वहां से भी पैसा आने लगेगा। ये भाव प्रॉपर शनि का घर है, 11th हाउस। और इस भाव को अगर आपको ठीक करना है तो आपको शनि के उपाय करने ही पड़ेंगे। शनिदेव के उपाय करिए, या फिर अगर आपके अंदर गट्स हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत या कंसिस्टेंसी है, तो फिर आप शिव जी की आराधना करिए। लेकिन ऐसे नहीं कि जिस दिन मन हुआ उस दिन चले गए, आराधना की ढंग से आराधना करिए। मतलब ऐसा कि दिन में कम से कम 3 घंटा आपको पूजा में देना ही देना है। रुद्राभिषेक करिए हर हफ्ते, मतलब शिव जी को फिर अपने को बिल्कुल डिवोट कर दीजिए और अच्छे से पूजा करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पूजा के नाम पे बस मजाक करते हैं, क्या क्या हम शिव जी के भक्त हैं। तो आप भक्त हैं शिव जी के, तो क्या सिर्फ मोबाइल में रील चला लेने या शिव जी की फोटो स्टेटस में लगा लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता। अगर उनसे पूछ लो कि शिव जी, मैं ये मतलब शिव परिवार के बारे में ही कुछ चीजें पूछ लो तो उनको नहीं पता। उनको बस भक्ति का मतलब पता होता है अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगा लेना, फोटो लगा लेना, हफ्ते उनको मंदिर नहीं जाना, कभी उनका नाम नहीं लेना, बस ये बोलना कि हम भोले बाबा के भक्त हैं, और स्टेटस लगा लेते हैं, वो इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा लेते हैं। वो भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति वो होती है जो आप शो ना करें लेकिन आपके मन में हो। तो थोड़ा भ्रम से बाहर निकलिए। 11th हाउस को ठीक करना है, शिव जी की आराधना शुरू कर दीजिए। उनकी आराधना शुरू कर देंगे ना तो बाकी की सारी चीजें कंसिस्टेंटी से क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में राहु है, 1 2 3 4 5 6, अब 7th हाउस में जब राहु होते हैं तो ऑलरेडी आप इस बात को जानते होंगे कि चाहे आपकी कुंडली के लग्न में राहु कारक ही क्यों ना हो, अगर इनके ऊपर गुरु या और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, स्पेशली अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो 2-3 चीजों में ये प्रॉब्लम लाएगा। आज नहीं तो कल ये मैरिज में प्रॉब्लम लाएगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम लाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज देगा, ट्रैवलिंग, अगर आपको खासतौर पे फॉरेन से जुड़ी ट्रैवलिंग करते हैं या आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉब्लम लेके आएगा, और आपकी लाइफ के बैलेंस को ये बिगाड़ देगा। आप अपनी लाइफ में जिस साइड सही करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप सोचेंगे घर संभाल लूं तो आपका ऑफिस वर्क बिगड़ जाएगा, आप सोचेंगे ऑफिस संभाल लूं तो घर में सब चीजें बिगड़ने लगेंगी। तो ये चीजें राहु कम या ज्यादा मात्रा में देता जरूर है, चाहे आपको कम दे ज्यादा दे, लेकिन देगा। अब वहीं पर 7th हाउस की स्थिति अच्छी हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब की बात थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान की कुंडली में सिर्फ एक ग्रह तो होता नहीं है, बाकी के ग्रह भी उसमें प्रभाव डाल रहे होते हैं। अब हम हर ग्रह की बात कर नहीं सकते क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो 7th हाउस में जब राहु बैठता है तो यहां से राहु का 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव पड़ता है, 12वां भाव। तो अगर यहां पर राहु की स्थिति ठीक नहीं है और 12th हाउस की स्थिति ठीक नहीं है तो ये आपको मल्टीपल तरीके से परेशान करना शुरू कर देगा। जो चीजें मैंने आपको अभी बताई ये तो आपके साथ होने ही लगेंगी, इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगी और वो है अनवांटेड एक्सपेंसेस। ऐसी चीजें जहां पे आप कभी खर्च नहीं करना चाहते वहां पे आपका पैसा खर्च होने लगेगा। कभी कभी हॉस्पिटैलिटी में आपका पैसा खर्च होने लगेगा, कई बार आपके हाथ में पैसा आएगा और कहां निकल गया पैसा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपसे जो कोई पैसा ले रहा हो वो पैसा वापस ना करे, आपका दिया हुआ उधार पैसा डूब जाए, कई बार आपको बीमारियों में कुछ पैसा लग जाए, किसी को पैसा देने के बाद आपका पैसा फंस जाए, या कहीं ऐसी जगह आप एफर्ट डाल दें जहां से आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले ये देख लीजिए 7th हाउस जहां पर राहु बैठा है इसका लॉर्ड कौन है, कोई शुभ ग्रह है या खराब। अगर शुभ ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, तो कुछ चीजें आपके पक्ष में है, क्योंकि उस ग्रह को बलवान करके ताकत देके आप यहाँ के राहु का थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी 12th हाउस जो होता है ये प्रॉपर घर है भगवान बृहस्पति का, तो बृहस्पति जी को खुश करना है, 12th हाउस को सही करना है। 2 चीजें शुरू कर दीजिए, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, मंदिर में चाहे 1 रुपए दीजिए या 1 रुपए का कोई फल, 1 रुपए का कुछ भी फल तो नहीं आएगा अभी 1 रुपए में, लेकिन जो भी आप कर सके 10 रुपए 15 रुपए अगर आपके पास है तो कुछ भी उससे खरीद के बाहर बैठे भगवान में भोग लगाकर बाहर बैठे लोगों में बांट दीजिए। कोशिश करिए कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो जो भी घर के आसपास कोई भी छोटा मोटा मंदिर हो या आपके घर में जो मंदिर है उनमें जो देवता बैठे हैं उनको प्रणाम करके आप बाहर निकले।
अष्टम में राहु बैठता है। अष्टम के राहु को आपको पता ही है, अष्टम के राहु को क्या कहते हैं? अष्टम के राहु को कहते हैं, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, अष्टम के राहु को कहते हैं जादूगर। किसी ने पूछा कि अष्टम भाव में जिनके राहु होता है उनको कैसा प्रभाव देते हैं, तो एक लाइन में एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा वो होते हैं जादूगर। वो जो चाहें वो आपको दिखा सकते हैं, जो वो दिख रहे हैं कंफर्म नहीं है कि वही हैं, चीजों को समझ लेते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, इनका जो इंट्यूशन होता है वो भी कमाल का होता है। कई बार अष्टम का बैठा राहु इंसान के मुंह से निकली बातों को सच करा देता है। ये ऐसे अब्जॉर्वर होते हैं कि अपने आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी को खींच सकते हैं। कहते हैं कि अगर अष्टम में राहु बैठा हो तो इंसान बहुत अच्छा मांत्रिक बन सकता है, जिसके पास मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, तांत्रिक बन सकता है जिसके पास तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो, यंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ऑकल्ट बन सकता है, मतलब बड़े बड़े हीलिंग जो होती है ना, जिसको आप कहते हैं हीलर है, वो 8th हाउस का राहु बनाता है। 8th हाउस का राहु जितना पॉजिटिव और जितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जब बुरा देने में आता है ना, ये आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है। यहाँ के राहु को कंट्रोल करना मतलब लोहे के चने चबाना। यहाँ के राहु को कंट्रोल करने के लिए पता है आपको फिर कहां जाना पड़ेगा? शिव जी के पास। शिव जी के मतलब आपको पूजा करनी होगी। शिव जी, हनुमान जी, इनकी प्रचंड पूजा अष्टम भाव के राहु को शांत कर देती है। यह एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप राहु का जो पूजा होती है, राहु के मतलब वैदिक मंत्र का जो आप पंडित जी से जप कराते हैं, हवन कराते हैं, वो करवा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। यहां से राहु का जो 6वां भाव पड़ रहा है वो आपका पड़ रहा है लग्न। अब आपको पता चल गया कि अष्टम भाव में अगर राहु बैठा है तो हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं। अब आपको पता चल गया कि अष्टम में जब राहु होता है तो जीवन एक जैसा क्यों नहीं चलता। अब आपको पता चल गया कि अष्टम में जब राहु होता है तब ऐसा क्यों होता है कि जो आप सोचते हैं उससे अपोजिट हो जाता है। जब आपको लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक है तब सब कुछ बिगड़ जाता है। जब आपको लग रहा होता है अब कुछ सही नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं, तब पता चलता है सब कुछ सही निकल गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सीधे सीधे ये राहु आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है। अगर आपके 8th हाउस में राहु है तो मैं आपको पर्सनल ये सजेशन देना चाहूंगा कि आपको अपने राहु को ठीक करना ही चाहिए। आज नहीं तो कल ये राहु है 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, 8th हाउस के लॉर्ड अच्छे हैं, इसकी पोजीशन अच्छी है, देन तो फिर आप ये समझिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वही काम जो दूसरे 2 घंटे करते हैं आप सिर्फ 5 मिनट करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अब मैं बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। बाकी 8th हाउस का राहु जादूगर बना देता है इंसान को। वो चीजें भी देख सुन या कर सकता है जो दूसरे इंसान सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंधकार का भाव होता है, राहु इन चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। आपने देखा होगा, अब आपने तो नहीं, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है, मेरे पास लगभग 2 महीने पहले एक मैजिशियन है जो बॉम्बे में अपना शो दिखाते हैं, उनकी कुंडली आई थी, बढ़िया राहु बैठा हुआ था 8th हाउस में, और उन्होंने बताया कि बचपन से उनको इस चीज में इंटरेस्ट था। पहले हाथों की सफाई की बात थी, लेकिन इसके बाद वो तंत्र में उतर गया और उसमें भी उनको अच्छा पकड़ हासिल हुई। तो कुल मिला के 8th हाउस का राहु जो होता है वो आपके लग्न से जब संबंध, मतलब 6ठे भाव का संबंध बनाता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी बॉडी को ही प्रभावित करने लगता है। जैसे जैसे ये ठीक हो जाएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। लग्न के स्वामी को जरूर देख लीजिए। यहां पर राहु के होने का मतलब है लग्नेश को आपको अच्छा करना है। 9th हाउस में अगर राहु बैठा हो, 1 2 3 4 5 6, सेकंड हाउस, 9th हाउस में राहु बैठा है, एक भाग्य को कमजोर कर देगा, किस्मत साथ देगी नहीं। अब दूसरा भाव जो ये पाप कर्तरी में डालेगा दृष्टि भाव प्रभाव से, यहां करेगा फाइनेंस की प्रॉब्लम। आपने गौर किया होगा, 100 लोगों की कुंडली उठा लीजिए, 2 लोग आपको मिलेंगे जिनके भाग्य में राहु बैठा हो। तो अगर आपसे वो ये बोल दें कि भैया हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, 2 लोगों का मैं नहीं कहता, बाकी मैं लिख के दे सकता हूं, 97 से 98% लोग आपसे यही कहेंगे कि हमारी लाइफ की मतलब धज्जियां उड़ी पड़ी हैं या हमारी लाइफ बहुत परेशानी में चल रही है, क्योंकि ये ब्लॉक करने लगता है भाग्य को। इस भाव में आके राहु ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने लगता है। जब जब आप बहुत पूजा करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, भगवान के पास जाने लगेंगे, ये आपका मन उचाट करने लगेगा, ये आपको दूर करने की कोशिश करने लगेगा, ये आपको ऐसा भ्रमित करने लगेगा कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो आपका फेथ सिस्टम है, भरोसा, वही हो सकता है उठने लगे। आपको ऐसा लगने लगे कि आप फालतू में पूजा कर रहे हैं, भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, होता भी है भगवान की नहीं होता। ऐसे कई बार ये भ्रम उत्पन्न करने लगेगा। ये चाहता ही यही है कि अगर आप, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जिसके घर में ये बैठा है उसे मजबूत कर लिया जाए। और किसका घर है? तो गुरु का घर है, जुपिटर का घर। जुपिटर कैसे मजबूत होंगे? तो स्पिरिचुअलिटी से मजबूत होंगे। स्पिरिचुअलिटी इसको अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड हाउस को पूरी तरह से अपने पाप प्रभाव में ले आएंगे दृष्टि से। और यहाँ पर यह होगा कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत होने लगेगी। यहाँ पर यह होगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर यह होगा कि आपके अपने फैमिली में, अपने परिवार में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, या आप सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी फैमिली वाले आपको अच्छा नहीं मान रहे, या फैमिली वालों की नज़रों में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या आप चाहते हैं कि फैमिली सब कुछ अच्छा रहे सब लोग, लेकिन फिर भी
कुछ चीज़ों के लिए आपको दोष दे दिया जाता है कि तुम्हारी गलती थी। ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंसान सोचता है परिवार को साथ में लेके चलें, लेकिन ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि वो चाह कर भी उन चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाता। जबरन की ज़िम्मेदारियाँ अपने सर में ले लेता है, वो सोचता है मैं पूरी ज़िम्मेदारियाँ कर लूँगा, लेकिन वो थक जाता है, नहीं उठा पाता वो ज़िम्मेदारी। और जिस इंसान के लिए वो बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जब वहाँ से उसको ये चीज़ मिलने लगती है कि वहाँ से ही उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो उसका मन खराब होने लगता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर खराब हुआ, स्थिति और खराब हो जाएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस और देखना पड़ेगा, परिवार में प्रॉब्लम और देखनी पड़ेंगी, छोटी-मोटी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, ज्वेलरीज वगैरह अगर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, धोखा हो सकता है, या हो सकता है आप खरीद ही ना पाएं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर 2 काम करने हैं, एक है आपके गुरु, एक है आपके शुक्र। बढ़िया आप पूजा शुरू कीजिए एक विष्णु सहस्त्र नाम की, और शुक्र के लिए आप जो भी शक्ति देवी जी की पूजा करते हैं, मैंने कहा ना आप एक देव की पूजा करते हैं और एक शक्ति की, जो भी आप शक्ति आराधना करते हैं उनके स्तोत्र या मंत्र करना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। 10th हाउस में अगर राहु बैठा हो, 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 10वें जब दशम भाव में राहु बैठता है, तो हमारे यहाँ क्या है कि एक बहुत मतलब अच्छा एक मैं क्या कहूँ कि एक मतलब लाइन बना दी गई है। मतलब मुझे इस बात को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि दशम भाव में राहु बैठा है, जिसे आप पूछेंगे भाई दशम में राहु बैठा है, ये आपको बहुत सफलता देगा, राजनीति में उच्च पदों तक ले जाएगा, केवल ऊंचे अधिकारियों के दशम भाव में राहु होता है, राहु ये राहु वो, मतलब ऐसा लगता है दशम में राहु बैठ नहीं गया, मतलब ये तो इसके राजयोग बन गया, अब यहाँ पर राहु कभी नेगेटिव दे ही नहीं पाएगा। ये कहाँ की मतलब ज्योतिष है, मेरी समझ में नहीं आता कि दशम में राहु बैठा है तो अधिकारी ही बनेंगे, दशम में राहु बैठा है तो राजनीतिज्ञ ही बनेंगे। अरे भैया, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी है, दशम का राहु इतना परेशान कर रहा है लोगों को कि वो सोसाइटी में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या वो राजनीति में है तो एक बिल्कुल निचले लेवल पे बने हुए हैं, ऊपर तक उठ नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उसका फायदा उठा के और आगे बढ़ रहे हैं। सेम यही कॉर्पोरेट जॉब्स में, सेम यही गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। किसी भी एक चीज को आपने पढ़ लिया, बस उस पढ़ के याद कर लिया, रट्टा मार लिया, अब आप हर कुंडली में वही अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने तो आपसे कई बार कहा है कि इस दुनिया के पूरे एस्ट्रोलॉजर्स को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए, जिस एस्ट्रोलॉजर को सबसे कम नॉलेज होगी वो मैं ही निकलूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी एक चीज आपने पढ़ लिया, लाइन को याद कर लिया, हर कुंडली में आप उसको आंख बंद करके अप्लाई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सभी चीजों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब दशम में आपके राहु बैठता है, तब राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ है, और खास तौर पे दशम भाव में फिर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तब ये अपने अच्छे रिजल्ट आपको दे पाता है। अगर यहां पर कोई शुभ ग्रह हो जाए तो राहु अपने साथ उसको भी डुबो देता है। और देखिए 1 2 3 4 5 6, जब दशम में राहु बैठेगा तीसरे को प्रभावित करेगा, छठा भाव आएगा। अब आप समझ गए इस बात को कि जिनके दशम में राहु होता है वो क्यों जाके पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में भी दशम भाव में राहु है, हम भी पंडित जी बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम तो वहीं खड़े हैं जहां हम थे। पंडित जी हम तो राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, हमको कोई पद नहीं दिया जाता, हमें मौका नहीं दिया जाता। या पंडित जी हम तो कॉर्पोरेट जॉब में हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब में हमारे जो ऊंचे अधिकारी हैं, बॉस है हमारा, वो हमारा इंक्रीमेंट नहीं देता, वही नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। या हमारे आसपास के जो कलीग्स हैं, आसपास के जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। समझ गए आप ये सब चीजें क्यों? एक तरह से ये पराक्रम का फेलियर ही तो है। मतलब यही तो कहेंगे ना कि आपके पराक्रम का फेलियर। भाई आप मेहनत कर रहे हैं किसी फील्ड में, आपको मेहनत के बराबर का पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया, तो फिर काहे की प्रॉब्लम? काहे की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो तभी होगी ना जब आप उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिला या सम्मान नहीं मिला, तभी तो आपको मन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो सीधी सी बात है, देख लीजिए पराक्रम का फेलियर सामने सामने आपके बैठा है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अब यही राहु आपके 11th हाउस में बैठ जाए तो कई लोगों को देखिएगा 11th में राहु बैठा है, तुम्हारे पास तो मनमाना पैसा होगा, बहुत कम उम्र से ही तुम करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले जो फाइनेंस के लिए बहुत परेशान थे, और जब 11th हाउस में राहु का या 11th हाउस के लॉर्ड का उपाय करवाया तो लाइफ खूब अच्छी हो गई। तो फिर मैं इसे क्या मानूं? खैर, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आता है चौथा भाव। 11th है आपकी अर्निंग, 4th है आपका सुख, खास तौर पे मानसिक सुख और मटेरियलिस्टिक सुख, दोनों को करने लगेगा ब्लॉक। चौथे भाव का स्वामी अगर और कमजोर हो जाए तो मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देगा। आप इतना परेशान कर देगा कि अपनी टेंशन और परेशानियां आप बता नहीं पाएंगे लोगों को, बस आप परेशान होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। आपकी स्थिति 3 लोग जानेंगे, एक आप, दूसरा भगवान, तीसरा अगर कोई कुंडली देखे, और वो भी वो इंसान जिसे कुंडली देखना आता हो, वही समझ पाएगा आपकी मनोदशा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। लोगों को लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन असलियत यह है कि आपके पास कुछ नहीं है। चौथा भाव चंद्रमा का प्रॉपर घर होता है। चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय होता है रुद्राभिषेक। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। रुद्री का पाठ नहीं कर पाते, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, एक मंत्र आता है ओम नमः शिवाय, बस चल जाएगा। पानी ले जाइए खूब सारा,
ऐसा कोई शिव मंदिर ढूंढ लीजिए जहाँ पे शिवलिंग हो और आसपास कोई हैंडपंप लगा हो या पानी की व्यवस्था हो। बढ़िया ले जाइए एक बाल्टी, उसके साथ एक ले जाइए लोटा, बढ़िया 2 4 5 10 15 जितनी शरीर में दम हो लेके एक एक लोटा शिव जी के ऊपर धार लगा के, पतली सी धार लगा के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करिए। पहले दिन से ही अंतर दिखने लगेगा, 10 दिन बाद बात करिएगा। ये क्या पूरी कुंडली आपकी बैलेंस ना हो जाए तब कहिएगा। 12वें में राहु को कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया वैसे भी, और 1 2 3 4 5 6 5 और 12 का संबंध बन रहा है। पहले तो 12वें में बैठेगा, शुभ हुआ तो भी परेशानी देने लगता है, अशुभ हुआ तब तो जेल तक ले जाने की नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी तक आने की नौबत आ जाती है, कई बार बीमारियां ऐसी दे देगा, अचानक दे देगा, खूब सारा पैसा लगवा देगा वगैरह वगैरह। पंचम को देखता है तो भी ये हेल्थ इश्यूज को दिखाता है और कई बार दूसरों से धोखे को दिखाता है। यानी कि हम अपनी लाइफ में काफी टाइम तक सिर्फ अंधेरे में रहते हैं, हमको लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, हमारा सपोर्ट करेगा, ये इंसान बहुत अच्छा है इसके ऊपर, और बाद में पता चलता है वही इंसान जड़ें काटा था, या वही इंसान हमारा अपना नहीं था, या वो हमको पसंद नहीं करता था, हमसे जलता था, चिढ़ता था, जो भी कह लीजिए। तो 12th हाउस का राहु जब 5th हाउस से संबंध बनाता है तो ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने आपके 8th हाउस के लिए बताया था कि राहु को कंट्रोल करना जरूरी है, सेम एज अगर 12th हाउस में आपके राहु हो तो इसे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग। पंचम भाव इसकी पाप करते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5वें भाव से देखेगा इसे और 7वें से देखेगा इसे, तो बीच में फंस जाएगा ये पंचम भाव। पंचम भाव आपके सिर्फ पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को नहीं दिखाता है, बल्कि ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है, ये आपकी बुद्धि को दिखाता है, ये आपके विवेक को दिखाता है, ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है, ये आपकी इंटेंसिटी को दिखाता है, प्रॉब्लम से भिड़ने के तरीके को दिखाता है। तो ये जो आपका राहु है, मतलब यहाँ पर 12th हाउस का राहु, ये सारी चीजों को धीरे धीरे कम कर देता है। बचना कैसे है या ठीक कैसे करना है? सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि वो बैठा कहाँ पे है? 12वें भाव में। और दूसरा, रोज सूर्य को आप अर्घ दीजिए। 5वां भाव जो होता है ये प्रॉपर सूर्य का घर होता है, यही रीजन है कि यहाँ पे शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, और प्लीज अर्घ को आप सिर्फ इस वजह से मत छोड़ा करिए कि सुबह उठना पड़ेगा। मैंने देखा 80% लोग सूर्य को अर्घ इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको लगता है सुबह उठ कौन उठेगा, ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है, कौन उठेगा, कौन नहाए सुबह सुबह, हम नहीं देंगे। अरे भाई, सूर्य देवता को अर्घ देना पूजा ना मानिए, ये मानिए कि जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह हमें पानी देना है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप सुबह भैया जल्दी नहीं उठते, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, आप 12 बजे उठिए। तो अगर आपसे नहाया हुआ नहीं हो रहा ना, तो हाथ पांव धुल लीजिए, लेकिन जाके पहले सूर्य को अर्घ दे दीजिए, इसके बाद आके नीचे नाश्ता करिए, है ना। तो कोई जरूरी नहीं, मतलब आप सूर्य देवता को अर्घ देना सिर्फ इस वजह से मत छोड़िए जल देना कि आप ये सोचिए कि नहाना ही पड़ेगा या सुबह ही उठना पड़ेगा। अगर यही प्रॉब्लम है भाई, कायदा तो यही कहता है कि सुबह आपको उठना चाहिए, प्रॉपर नहा धो के अच्छे से जाके आपको अर्घ देना चाहिए सूर्य मंत्रों के साथ। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, तो मेरा ये मानना है कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो अगर सुबह आप 11-12 बजे भी उठते हैं, उठ जाइए, फ्रेश होकर नहा धो लीजिए, इसके बाद जाके सूर्य को एक लोटा पानी चढ़ा दीजिए, एक जल अर्घ दे दीजिए। मंत्र नहीं आते हैं तो ओम सूर्याय नमः करके उनको पानी दे दीजिए। इसके बाद नीचे आके अपना जैसा आपका पूरा दिन चलता है वैसे चलाइए, आप देखेंगे कि आपको इसमें कितना फायदा जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम कई बार उन चीजों के लिए नहीं देख पाते जो चीजें हैं तो, लेकिन हमारी नजर नहीं जाती, हमको लगता है इससे क्या ही प्रभाव होगा। लेकिन असलियत ये है कि आप भले ये चीजों को नोटिस ना करें, लेकिन वो अपनी जगह हैं और काम भी कर रही हैं। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा और आप इससे खुद को कोरिलेट भी कर पाए होंगे। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज आपकी पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जवाब दूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।